देखो 4.1 से हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। 4.1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल भी दी हुई है सॉल्व करी हुई, वो आप अपने सामने रखना ताकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप लोग समझते जाना चीज़ें जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4.1 जो है इसमें लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश वर्कमैन, यानी कि एक्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और वाई जो है वो फ्रेश वर्कमैन है, for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. X and Y can be related by the inequality. देखो x कोई मजदूर है, काम करने वाले लोग हैं, और y जो है ना वो भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। और कंपनी ये कहती है कि जो हम टोटल लोग रखेंगे ना काम पर, जो हम टोटल लोग काम पर रखेंगे वो 9 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर 9 से ज़्यादा नहीं होंगे तो टोटल लोग जो है वो 9 या 9 से कम होंगे, यानी कि लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 9। और ये टोटल लोग होंगे क्या, या तो एक्सपीरियंस्ड होंगे या इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, और ये टोटल जो है वो 9 या 9 से कम होंगे। तो एक चीज़ तो होनी चाहिए, x प्लस वाई इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 9। इसके हिसाब से A और C आंसर नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि x क्योंकि लोग होंगे तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, -1 या -2 नहीं हो सकते, नहीं होंगे तो 0, और अगर होंगे तो 0 से ज़्यादा। इसी तरह से y जो है वो भी लोग हैं तो वो माइनस में नहीं हो सकते, अगर नहीं होंगे तो 0, और अगर होंगे तो 0 से ज़्यादा होंगे, यानी कि B मेरा सही आंसर होगा। तो 4.1 का आंसर B होगा। 4.1 के 1 का आंसर B होगा। 4.1 के 2 पर चलते हैं। 4.1 के 2 में लिखा हुआ है, ऑन दी एवरेज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वाइल अ फ्रेश रिक्रूट डज 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली। एक एक्सपीरियंस बंदा होगा तो वो 5 यूनिट्स काम करेगा, और एक नया बंदा होगा तो वो 3 यूनिट्स का काम करेगा डेली बेसिस पर। एंड द एम्प्लॉयर हैज़ टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एट लीस्ट 30 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। एट लीस्ट 30 यूनिट्स का मतलब होता है 30 या 30 से ज़्यादा, ठीक है ना। देखो एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वो 5 यूनिट्स काम करेगा, एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वो 5 यूनिट्स काम करेगा। तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जितने भी एक्सपीरियंस बंदे होंगे जिनको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस लोगों ने कितना काम किया। अगर x1 होगा 1 इंटू 5 5 यूनिट्स काम हुआ, अगर x2 या 2 लोग होंगे तो 2 इंटू 5 10 यूनिट्स काम हुआ। इसी तरह से जितने भी इन एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि y से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 से मुझे ये पता चलेगा कि जो इन एक्सपीरियंस लोग हैं वो कितना काम कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस लोगों से टोटल जो मुझे काम करवाना है ना वो 30 या 30 से ज़्यादा यूनिट्स करवाना है। एट लीस्ट 30 यूनिट्स लिखा था तो 30 या ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 30 का साइन लगेगा, क्योंकि मुझे 30 या 30 से ज़्यादा का काम करवाना है, 30 या 30 से ज़्यादा का काम करवाना है, ठीक है। एट लीस्ट 30 यूनिट्स काम हो, इस हिसाब से मेरा आंसर सी होगा। इसका आंसर ए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन है, कम तो नहीं करवाना, ज़्यादा करवाना है। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि एक तो फॉल्ट ये है कि यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा है, यानी कि 30 से ज़्यादा। 30 से ज़्यादा का मतलब ये है कि आप 31 या 32 या 33 या 34 काम करवाओगे, 30 यूनिट्स काम नहीं करवाओगे। जबकि सवाल कह रहा था एटलीस्ट 30, कम से कम 30, यानी कि 30 या 30 से ज़्यादा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू लगा हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगेन एक्स और वाई लोग हैं तो वो लोग नेगेटिव में नहीं हो सकते, वो अगर नहीं होंगे तो 0 होंगे, और अगर होंगे तो वो ग्रेटर देन 1 होंगे, इसलिए मेरा आंसर सी होगा। 4.12 का आंसर सी होगा। फिर 4.1 का 3 आता है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट द एम्प्लॉयर should employ not more than 5 experienced staff hands to 1 fresh one। यानी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है और उसके हिसाब से ये जो काम पे रखने वाला बंदा है ये अगर एक फ्रेश बंदा रखता है ना, एक फ्रेश बंदा रखता है यानी कि वाई एक रखता है, तो जो एक्स होगा ना, यानी कि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे वो नॉट मोर देन 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी कि अगर आप एक फ्रेश बंदा काम पर रखोगे
तो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो या तो ना हो, या तो एक हो, या तो दो हो, या तो तीन हो, या तो चार हो, या तो पाँच हो, लेकिन पाँच से ज़्यादा नहीं हो। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, उसने बोला था नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 5 यानी कि 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्या 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते? एक्सपीरियंस लोग 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक्सपीरियंस लोग यानी कि एक्स, किस चीज़ के 5 से ज़्यादा? हर एक फ्रेश बंदे पर। तो अगर आप एक फ्रेश बंदा नौकरी पर रखोगे तो एक्सपीरियंस वाले एक या दो या तीन या चार या पाँच रख सकते हो, 6 नहीं रख सकते। इसी तरह से अगर दो आप नए लोग काम पर रखते हो तो एक्सपीरियंस वाले लोग जो हैं वो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 तक रख सकते हो। 1 2 3 4 10 तक रख सकते हो, 11 नहीं रख सकते। क्यों 11 नहीं रख सकते? उसने बोला था कि अगर एक फ्रेश बंदा होगा तो मैक्सिमम 5 वो बंदे होंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर 2 फ्रेश बंदे होंगे तो मैक्सिमम 10 एक्सपीरियंस लोग होंगे। 11 नहीं हो सकते, 12 नहीं हो सकते। ये एक रेशो मुझे मेंटेन करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरे एक्सपीरियंस लोग होंगे ना, ये मेरी कंपनी में कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि मेरे फ्रेश लोग कितने हैं। पहले मैं फ्रेश लोग गिनती करूंगा। अगर फ्रेश एक बंदा है तो एक्सपीरियंस 5 या 5 से कम होंगे। अगर फ्रेश 2 लोग हैं तो एक्सपीरियंस्ड 10 या 10 से कम होंगे। अगर फ्रेश 3 लोग हैं तो एक्सपीरियंस 15 या 15 से कम लोग होंगे। यानी कि x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5y। जितना भी y होगा यानी कि फ्रेश लोग होंगे मल्टीप्लाइड बाय 5। इससे जो आंसर आता है ना, x की वैल्यू उससे कम या उसके बराबर होगी। x की वैल्यू 5y से कम या उसके बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फ्रेश बंदा रखा है तो x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 बनेगा, यानी कि x जो है वो 5 या 5 से कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 फ्रेश बंदे रखे हैं तो x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, यानी कि फ्रेश वाले एक्सपीरियंस वाले लोग जो है वो 10 या 10 से कम होंगे। ये उसने बात बताई हुई थी कि x जो है वो y पे डिपेंड करता है, और इस तरह से डिपेंड करता है कि जितना y होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा x उससे कम या उसके बराबर ही होगा। अगला वाला पार्ट बोलता है द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स, एक और चीज मना भी है, क्या? हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेशमैन। यानी कि अगर आपके पास जो है वो कोई फ्रेश बंदा होगा, ठीक है ना, जो फ्रेश बंदा होगा ना, तो फ्रेश और एक्सपीरियंस में भी एक ताल्लुक बनाया हुआ है कि जो एक्सपीरियंस्ड होंगे हर फ्रेश पर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फ्रेश बंदा है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक फ्रेश बंदा है, तो एक्सपीरियंस बंदा एक हो सकता है क्या? क्या एक एक्सपीरियंस बंदा हो सकता है अगर एक फ्रेश बंदा है तो? ठीक है, नहीं हो सकता। उसने बोला है वह इस वाले क्लॉज में उसने ये लिखा कि जो आपके पास क्या कहते हैं एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो फ्रेश जितने होंगे ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उससे ज़्यादा होने चाहिए। 2 कम अज़ कम हो, एक नहीं हो सकते। अब ये वाला क्लॉज आपको ये बोलता है कि एक फ्रेश पर एक फ्रेश बंदा नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप ज़रा 1 मिनट सोचो, मैं इस वायर को ज़रा सही कर लूँ यार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि अगर लेट से एक मैं अपने पास जो है वो फ्रेश बंदा रखता हूँ, ठीक है ना, द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश मैन। यानी कि अगर मैं एक फ्रेश बंदा रखता हूँ, फ्रेश बंदा वाई से डिनोट हो रहा था ना, तो एक्सपीरियंस कितने होंगे? लेस देन 2 नहीं हो सकते, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अगर एक फ्रेश बंदा होगा तो एक्सपीरियंस बंदे 2 3 4 उससे ज़्यादा होंगे। अच्छा, अगर 2 फ्रेश बंदे होंगे तो एक्सपीरियंस कितने होंगे? 4 या 5 या 6, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर 2 फ्रेश बंदे हैं तो एक्सपीरियंस बंदे जो हैं वो 2 इंटू 2 यानी कि 4 से ज़्यादा होंगे, 3 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो रेशो फिर मेंटेन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगेन आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, जो आपके पास x होगा वो y पर डिपेंड करता है, और x जो है वो 2y से ज़्यादा होगा। x जो है वो 2y से ज़्यादा होगा। जितना भी y होगा x जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उतना नंबर या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अच्छा इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इज इक्वल्स टू वाई। वाई को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x अपॉन 2, और इस हिसाब से आपका आंसर B बन सकता है। सही है? अच्छा जी,
आप लोग वीडियो जब दोबारा देखोगे रिकॉर्डिंग तो आपको और बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। अच्छा, बोलते हैं द ग्राफ टू एक्सप्रेस दी इनइक्वलिटी, ये एक x प्लस वाई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 9 की इनइक्वलिटी दी हुई है। ठीक है, अगर इस इनइक्वलिटी का शेड करना है रीजन तो हम दो चीज़ें देखते थे कि y लेफ्ट हैंड साइड पर हो और y पॉजिटिव हो, वो दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। फिर अगर लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन होता था तो जो भी हम लाइन बनाते थे हम उस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड करते थे, तो एरिया तो लाइन के नीचे वाला शेड होगा। दूसरी बात ये कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 लिखें, अगर x 0 होगा तो y 9 होगा और अगर y 0 होगा तो x 9 होगा, यानी कि ये 0,9 9,0 से लाइन गुजरेगी और उसके नीचे वाला एरिया शेड होगा, विच मीन्स कि ए ही मेरा सही आंसर होगा क्योंकि ए में ये जो लाइन बनी हुई है शेडेड रीजन इसके नीचे दिया हुआ। अगला, द ग्राफ टू एक्सप्रेस दी इनइक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले काम तो हम ये करेंगे कि भाई क्या y लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वलिटी के लेफ्ट साइड पर है, हाँ। y पॉजिटिव है, हाँ। तो अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन है, अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का साइन है तो इस लाइन को बनाकर इस लाइन के ऊपर वाला एरिया शेड होगा। अच्छा, अब इसको अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। अगर x 0 पोटेंट करते हैं तो 5 इंटू 0 0, 3y इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 10। और अगर हम लोग y जो है वो 0 पोटेंट करते हैं तो 5x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 6। तो 0,10 और 6,0 से लाइन गुजरनी चाहिए और उसके ऊपर वाला एरिया शेडेड हो। तो इसमें से सी ऐसा डायग्राम है कि जो 0,10 10 6,0 से गुजर रहा है और शेडेड रीजन उसके ऊपर है। ठीक है, 4.4 में y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। ठीक है, अगेन y इन इक्वलिटी के उल्टे हाथ पर है, हाँ। y के पीछे नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, हाँ। तो ये जो भी लाइन बनेगी क्योंकि लेस देन और इज इक्वल्स टू का सिंबल है तो उस लाइन के नीचे वाला एरिया जो है उसको शेड करा जाएगा। और ये अगर इस तरह से लिखे y इज इक्वल्स टू हाफ x प्लस 0, इसका मतलब मुझे ये देखकर पता चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर से कि इसका जो y इंटरसेप्ट है ना वो 0 है और ग्रेडियंट हाफ है यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। तो ये तो नहीं हो सकता, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन नहीं है, ये नहीं हो सकता, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन नहीं है। हाँ, ये दोनों ग्राफ जो बी और डी में दिए हुए ये हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ओरिजिन से गुजर रहे हैं और ग्रेडियंट हाफ है यानी कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होती है और लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन क्योंकि लेस देन और इज इक्वल्स टू का सिंबल था तो लाइन के नीचे वाला एरिया शेड होना चाहिए, तो 4.4 का आंसर डी होगा। जो आपने लाइन बनाई है शेडेड रीजन उस लाइन के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन और इज इक्वल्स टू का सिंबल था, तो आपने जो लाइन बनाई है आपका फीजिबल रीजन उसके नीचे होना चाहिए। 4.5 पर आते हैं। 4.5 में देखो एक डायग्राम बनी हुई है। अब इस डायग्राम में आप ये देखो कि लाइन नंबर 3 जो है ना, लाइन नंबर 3 शेडेड रीजन लाइन नंबर 3 के ऊपर है या नीचे? ऊपर है। इसका मतलब लाइन नंबर 3 की जो इक्वेशन है उसमें सिंबल क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का। लाइन नंबर 4 जो है शेडेड रीजन उसके नीचे है या ऊपर है? नीचे है। इसका मतलब लाइन नंबर 4 में क्या आना चाहिए? लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन। अच्छा, लाइन नंबर 1 है उसके नीचे है या ऊपर है? ऊपर है ना, तो क्या साइन आना चाहिए? ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का। लाइन नंबर 2 जो है उसके नीचे है या ऊपर है? नीचे है, तो क्या सिंबल आना चाहिए? लेस देन और इज इक्वल्स टू का। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ, देखो इसे लाइन 1 की, लाइन नंबर 2 की, लाइन नंबर 3 की, लाइन नंबर 4 की इक्वेशन पहले ही दे दी है। ठीक है, हमें सीधा सीधा ये करना है कि लाइन 1 की इक्वेशन के साथ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का सिंबल 1 में तो नहीं आ रहा, ए में तो नहीं आ रहा ना। ए पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता। ए पॉसिबल आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो लाइन नंबर 1 की इक्वेशन है उसमें लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन है। ये तो ये इंडिकेट करता था कि फीजिबल रीजन जो है वो उस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होगा, लेकिन हमें तो इसमें ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का सिंबल चाहिए था। अच्छा, अगर बी देखते हैं तो ये सही नज़र आ रहा है। फिर लाइन नंबर 2 की जो इक्वेशन है उसके साथ लेस देन का साइन आ रहा है। फिर लाइन नंबर 3 जो है उसमें ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू की इक्वेशन का सिंबल आ रहा है। और लाइन नंबर 4 जो है उसमें भी लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। और x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। ये तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि x और y नेगेटिव नहीं हो सकते, लिहाजा हमारा आंसर बी होगा।
कैसे पता चला? ऊपर हमने जो है वो इनइक्वलिटी के साइंस ढूंढकर और ये देखा कि उन लाइंस के साथ सेम साइंस हैं या नहीं हैं। अच्छा, फिर बोलता है द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस बाय इनइक्वलिटीज। दो इनइक्वलिटी से ये रीजन एक्सप्रेस किया गया है, बताओ वो कौन सी है? ठीक है ना। देखो, एक तो आपके पास ये 0,4 से 4,4 पर लाइन जा रही है। अच्छा, से y को x2 बोला और x को x1 बोला, तो यार ये अगर कोई लाइन है जो कि 0,4 और 4,0 से पास कर रही है, तो वो लाइन होगी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4 की लाइन ना। ठीक है ना, यही लाइन होगी। अगर आप चाहो तो लाइन की इक्वेशन जो है वो बना भी सकते हो। कैसे? आप m ढूंढो, c ढूंढो, लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी है जो 0,4 और 4,0 से गुजर रही है, जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों सेम है, अगर x और y इंटरसेप्ट दोनों सेम होता है तो लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है। क्योंकि जब तुम पहली चीज़ 0 पुट करोगे तो दूसरी 4 हो जाएगी, दूसरी 0 पुट करोगे तो पहली 4 हो जाएगी। अच्छा, फीजिबल रीजन इस लाइन के ऊपर है या नीचे है? यानी कि ये हो जाएगा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह से सेम लॉजिक के हिसाब से ये जो 0,2 और 2,0 वाली लाइन है, जो लाइन 0,2 और 2,0 से गुजर रही है, या तो आप m ढूंढकर और c ढूंढकर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल कर इसका इक्वेशन ढूंढ लो। इसका इक्वेशन अगर ढूंढोगे तो भी वही आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर कोई लाइन जिसका x और y इंटरसेप्ट दोनों सेम हो तो वो x1 प्लस x2 या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 के बराबर होती है। और क्योंकि इसमें लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए, बिकॉज फीचेबल रीजन क्या है? लाइन के नीचे। तो x1 प्लस x2 लेस देन और इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह का हमारे पास क्या बन रहा है? कोई हमारे पास x1 प्लस x2 लेस देन और इज इक्वल्स टू 2 इसमें नहीं है, सी में। ठीक है ना। अच्छा, क्या हो सकता है? क्या ए हो सकता है? हाँ, आंसर ए हो सकता है। क्यों ए हो सकता है सर? आंसर ए क्यों हो सकता है? आंसर ए इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो, इसकी अगर दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसकी अगर दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आगे पीछे कुछ ना करूँ, इसकी दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आगे पीछे ना करूँ कुछ, तो ये ए ही बना। वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो मैंने निकाली थी और इसने थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर दिखा दिया है। 4.7 If A is the number of batsmen and B is the number of bowlers, the inequality constraint that the number of batsmen must be more than 50% of the total players is। ठीक है ना। देखो, बैट्समैन जितने भी होंगे मस्ट बी नो मोर देन 50%। जितने बैट्समैन होंगे वो नो मोर देन 50%, यानी कि बराबर या कम होंगे। किसके बराबर या कम होंगे? 50%। किसका 50%? 50% टोटल प्लेयर्स का। टोटल प्लेयर्स का जो 50% बनता है, नंबर ऑफ बैट्समैन उससे कम या उसके बराबर होंगे। बैट्समैन इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 50% मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्लेयर्स। अच्छा, बैट्समैन जो है वो किस लेटर से रिप्रेजेंट हुआ है? ए। अच्छा, जो हमारे पास टोटल प्लेयर्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट हुए हैं? ए प्लस बी। टोटल प्लेयर्स क्या होंगे? ए प्लस बी टोटल प्लेयर्स होंगे। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0.5 ए प्लस 0.5 बी। अच्छा, अब ये 0.5 ए उल्टे हाथ पर आएगा तो ए में से माइनस होगा, तो 0.5 ए लेस देन और इज इक्वल्स टू 0.5 बी। दोनों साइड्स को 0.5 से अगर डिवाइड कर दो तो a इज लेस देन और इज इक्वल्स टू b। a इज लेस देन और इज इक्वल्स टू b एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसके हिसाब से आंसर b होगा। ठीक है। हमने क्या किया? हमें जो लॉजिक दी हुई थी वो ये थी कि बैट्समैन जो है वो कम या बराबर होंगे 50% ऑफ टोटल प्लेयर्स से। उस लॉजिक से फिर हमने ये पूरी सिंप्लीफिकेशन करी। टोटल प्लेयर्स मतलब a प्लस बी, बैट्समैन प्लस बॉलर, और बैट्समैन यानी कि a, और 50% लिया और उससे कम होना चाहिए। ठीक है। अगला बोलता है अ फर्म मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स। एक कंपनी 2 चीज़ें बनाती हैं, 2 प्रोडक्ट बनाती हैं। द प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 1 डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से गुजर कर बनेगा। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 6 आवर्स पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 आवर्स पर यूनिट। देखो, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है।
ए के एक यूनिट को 6 घंटे और बी के एक यूनिट को 3 घंटे लगते हैं। टोटल प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल फॉर द कमिंग वीक इज 60 आवर्स। जो टोटल टाइम अवेलेबल है ना वो 60 आवर्स का है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन प्लानिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल इज टोटल आवर्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द टू प्रोडक्ट्स कैन नॉट एक्सीड 60 आवर्स। दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब देखो जितने भी ए बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 6, ये ए पे लगने वाला टाइम, प्लस जितने भी बी बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बी पे लगने वाला टाइम, और ये टोटल टाइम क्या होगा 60 या 60 से कम होगा। दूसरी बात यह है कि ए जो है वो यूनिट्स की प्रोडक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी कि ए की प्रोडक्शन 0 या 0 से ज़्यादा यूनिट्स होगी, और बी जो है वो भी यूनिट्स है यानी कि वो भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो उसकी प्रोडक्शन नहीं करूँगा तो 0 होगी वरना 0 से ज़्यादा होगी। अब 6a + 3b लेस देन और इज इक्वल्स टू 60। अगर a 0 होगा तो b कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 3 इज 20। अगर b 0 होगा तो a कितना होगा 10। तो 10,0 और 0,20 यानी कि ये वाला ग्राफ लग रहा है b, 4.8 का ग्राफ b लग रहा है। देखो ये 0,20 है, ये 10,0 है, और लेस देन और इज इक्वल्स टू के साइन का मतलब ये हो गया कि इस स्पेसिफिक लाइन के नीचे होना चाहिए फीजिबल रीजन। दूसरी बात ये कि एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये दो भी डेफिनेशंस हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसका ग्राफ जो है वो बी होगा, बिकॉज आपके पास जो इनइक्वलिटी बन रही है उसमें लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन था, जिसका मतलब ये है कि फीजिबल रीजन उस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होगा। ठीक है। 4.9 में वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा सा, ज़रा गौर से सुनना और समझना और देखना। इसमें लिखा हुआ है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स P एंड Q। एक मैन्युफैक्चरर दो प्रोडक्ट्स बनाता है, P बनाता है और Q बनाता है। एक मैन्युफैक्चरर दो प्रोडक्ट्स बनाता है, P बनाता है और Q बनाता है, विच मस्ट pass through the same processes in departments A and B, which must pass through same processes in departments A and B, जिस पर डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B दोनों में काम होगा। वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 240 आवर्स एंड 100 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जो डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B है वो टोटल एक हफ्ते में डिपार्टमेंट A में 240 घंटे और डिपार्टमेंट बी में टोटल एक हफ्ते में 100 घंटे काम हो सकता है, इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। ठीक है। फिर लिखता है प्रोडक्ट पी नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, पी बनाने के लिए 4 घंटे डिपार्टमेंट ए में लगते हैं, एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, और 2 घंटे डिपार्टमेंट बी में लगते हैं। प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 3 आवर्स एंड 1 आवर रिस्पेक्टिवली इन डिपार्टमेंट ए एंड बी। क्यू बनाने के लिए 3 घंटे डिपार्टमेंट नंबर ए में लगते हैं और 1 घंटा डिपार्टमेंट नंबर बी में लगता है। प्रॉफिट यील्ड्स फॉर प्रोडक्ट पी इज़ ₹700 एंड फॉर क्यू 500। जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो पी से 700 मिलता है और क्यू से 500 मिलता है। द मैन्युफैक्चरर वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विद द गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। मैन्युफैक्चरर को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो चाहिए। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर। जब हम अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, फिर कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, फिर फीजिबल रीजन बनाते हैं, फिर कॉर्नर पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं, यानी कि हर कॉर्नर पर हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है और हमारा वो आंसर होता है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। लेकिन इससे सिर्फ मुझे ये बोला है कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दो और कंस्ट्रेंट्स बना दो। तो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अच्छा पी को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं और क्यू को वाई से। तो प्रॉफिट का फंक्शन क्या होगा 700 इंटू एक्स। जितने भी पी बेचूंगा मल्टीप्लाइड बाई 700 पी से आने वाला प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस 500 इंटू वाई। जितने भी वाई बेचूंगा मल्टीप्लाइड बाई 500, ये वाई से आने वाला प्रॉफिट हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स बनाऊंगा तो 4x + 3y लेस देन और इज इक्वल्स टू 240। जितने भी p बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि डिपार्टमेंट ए पे लगने वाला टाइम। जितने भी q बनाऊंगा यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई y, q पे लगने वाला टाइम, वो 240 घंटे या उससे
कम होगा, तो 4x प्लस 3y लेस देन और इज इक्वल्स टू 240। इसी तरह से 2x प्लस 1y या y लेस देन और इज इक्वल्स टू 100। अच्छा, p x और q y से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इन दोनों की प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर p नहीं बनाऊंगा तो 0, बनाऊंगा तो 0 से ज़्यादा, q नहीं बनाऊंगा तो 0, बनाऊंगा तो 0 से ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें कौन से वाले 4.9 के जो आपके पास a क्यों नहीं हो सकता? हाँ, a क्यों नहीं हो सकता? a में क्या डिफरेंस है? अच्छा, a में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ये गलत है ना, तो b आपका सही आंसर नज़र आ रहा है, b आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि x और y की जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये भी मेंशन करने पड़ते हैं। सही है, एक और इसी तरह का सवाल देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, और इस सवाल में लिखा हुआ है Our dietitian wishes to mix together two kinds of food so that the vitamin content of the mixture is at least का मतलब क्या हुआ? at least का मतलब हुआ कम से कम, at least का मतलब हुआ कम से कम। एक डाइटिशियन दो तरह के खानों को मिक्स कर रहा है, एक डाइटिशियन दो तरह के खानों को मिक्स कर रहा है और इस तरह से मिक्स कर रहा है कि उसमें एटलीस्ट 9 यूनिट्स विटामिन ए के हों, यानी कि विटामिन ए ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 9, है ना। एटलीस्ट 9 का मतलब है 9 या 9 से ज़्यादा हो। 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, और खाना इस तरह से बना रहा है कि विटामिन बी जो है ना वो एटलीस्ट 7 यूनिट्स हो। 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, जो विटामिन सी हो एटलीस्ट 10 यूनिट्स हो। 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, जो विटामिन डी हो एटलीस्ट 12 यूनिट्स हो। द विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड इज शोन बिलो, और उसने आपको जो है वो विटामिन की कंटेंट दी हुई है जो इन खानों से मिल रही है। एज्यूमिंग x यूनिट्स ऑफ फूड 1 इज टू बी मिक्स विद y यूनिट्स ऑफ फूड y, द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो जितना भी मैं बोलता है कि अगर मैं 1 किलो x इस्तेमाल करूंगा उससे कितना a आएगा? 2 यूनिट्स। अगर मैं 1 किलो y इस्तेमाल करूंगा उससे कितना a आएगा? 1 यूनिट। तो जितना भी x इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी कि फूड 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस जितना भी y यानी कि फूड 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 9 होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि देखो 2 इंटू एक्स से क्या आ रहा है? x से आने वाला विटामिन, 1 इंटू वाई से क्या आ रहा है? y से आने वाला विटामिन, और इन दोनों का टोटल विटामिन ए जो है वो एटलीस्ट 9 यूनिट्स यानी कि 9 या 9 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम b की बात करें तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 7। c की बात करें तो 1x प्लस 2y ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 10, और d की बात करें तो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 12। दूसरी बात यह कि x और y जो है वो अगेन खाना है, और अगर खाना है तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स भी होने चाहिए, यानी कि x जो है वो भी 0 से ज़्यादा होगा और y जो है वो भी 0 से ज़्यादा होगा। अब देखो ये तो नहीं हो सकता ना आंसर, क्योंकि इसमें लेस देन के साइन लगे हुए हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दूसरे वाले पे लेस देन का साइन लगा हुआ है, वो भी नहीं, गलत है, ये चीज़ गलत है ना। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तीसरे वाले पे लेस देन का साइन इसलिए गलत है, तो डी आंसर होगा, यानी कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 4.11 ग्राफ्स ऑफ 4 इक्वेशंस आर ड्रॉन बिलो। 4 इक्वेशन के ये ग्राफ बने हुए हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। द कॉमन रीजन शेडेड इंडिकेटेड ऑन द डायग्राम इज एक्सप्रेस्ड बाय द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। अब अगर आप अपना रीजन देखो ना, जो शेड हुआ है तो वो ये वाला शेड हुआ है, और ये हर लाइन के ऊपर है, हर लाइन के ऊपर है। लाइन 1 के ऊपर है, लाइन 2 के ऊपर है, लाइन नंबर 3 के भी ऊपर है, और लाइन नंबर 4 के भी ऊपर है। यानी कि ऊपर होने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू के साइन वाली बात हो रही है। तो अब यहाँ पे तो सब में ये लेस देन के 2 साइन, मुझे लेस देन का साइन नज़र आ रहा है, ये नहीं हो सकता है ना। अच्छा, बी भी नहीं हो सकता, क्यों? उसमें भी ये लेस देन का साइन नज़र आ रहा है लाइन 2 के इक्वेशन के साथ। अच्छा,
सी भी नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि इसमें भी यहाँ पर ये लेस देन का साइन आ रहा है, तो आपके पास जो आंसर बच जाता है वो क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्योंकि लेस देन के साइन का मतलब ये है कि स्पेसिफिक लाइन के नीचे वाला एरिया शेडेड हो, वो तो नहीं हो रहा। 4.12 द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज, ये सारी इनइक्वालिटीज दी हुई है और बोलता है कि इसका जो फीसिबल रीजन होगा वो क्या होगा। देखो लाइन नंबर 1 क्या है? लाइन नंबर 1 है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, अगर x 0 होगा, अगर x 0 होगा तो y 6 होगा, अगर y 0 होगा तो x कितना होगा? हाँ 2 होगा ना। तो 0,6 और 2,0 वाली लाइन देखते हैं पहले। तो 0,6 और 2,0 वाली लाइन, 0,6 लेट से ये है और 2,0 ये है, ठीक है ना। अच्छा, सी आंसर नहीं हो सकता। सी क्यों आंसर नहीं हो सकता? सी इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 6, यानी कि ये जो लाइन बनी हुई हो फीजिबल रीजन उसके ऊपर कहीं नजर आना चाहिए, जबकि इसमें फीजिबल रीजन जो है वो नीचे नजर आ रहा है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये तो सी आंसर किसी लिहाज से नहीं हो सकता क्योंकि इस स्पेसिफिक लाइन के ऊपर फीजिबल रीजन होना चाहिए और वो सी में नहीं है। अच्छा, लाइन नंबर 2 देखते हैं। लाइन नंबर 2 है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4, यानी कि अगर x 0 होगा तो y 4 होगा, y 0 होगा तो x 4 होगा। 0,4 4,0 0,4 4,0। अच्छा, इसमें भी और इसमें भी 0,4 और 4,0 वाली जो लाइन है ना, फीजिबल रीजन उसके ऊपर ही नजर आ रहा है कहीं। तो उससे अगली लाइन देखते हैं, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 6। x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 6, अगर x 0 होगा तो y 2 होगा और अगर y 0 होगा तो x 6 होगा। तो 0,2 0,2 6,0 ये लाइन है और इसके ऊपर ही फीजिबल रीजन नज़र आ रहा है, और दूसरे वाले केस में भी फीजिबल रीजन इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही नज़र आ रहा है। आखिरी वाली लाइन डिसाइड कर रही है x प्लस वाई लेस देन और इज इक्वल्स टू 6, यानी कि जब x 0 होगा y 6 होगा, जब y 0 होगा x 6 होगा, और लेस देन और इज इक्वल्स टू का मतलब ये है कि फीजिबल रीजन उस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होगा। ये लाइन तो बनी हुई है लेकिन इसके ऊपर शेडिंग हुई हुई है, तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ ये देखो, ये सारी कंडीशंस मीट कर रहा है। जो पिछली वाली लाइन्स थी उनमें ऊपर ही है और इस 0,6 6,0 की लाइन के नीचे है। तो 4.12 का आंसर जो है ना वो ए हो जाएगा, ठीक है। 4.12 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4.13 अ फर्म मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप ए एंड टाइप बी। कंपनी दो तरह की चीज़ें बनाती है, ए और बी। कंपनी दो तरह की चीज़ें बनाती है, ए और बी। कंपनी दो तरह की चीज़ें बनाती है, ए और बी, ठीक है। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट ए इज ₹20 ईच। अच्छा, प्रॉफिट दिया हुआ है, ए के 1 यूनिट पर 20 रुपये का प्रॉफिट आता है। एंड दैट ऑन प्रोडक्ट बी इज ₹30 ईच। बी के 1 यूनिट पे 30 रुपये का प्रॉफिट आता है। बोथ टाइप्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स, M1, M2, M3. The time required in hours by each product and total time available in hours per week on each of the products are as follows. जो टाइम लगता है वो दिया हुआ है। द कंस्ट्रेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग x1 नंबर ऑफ ए को x1 से रिप्रेजेंट करेगा एंड x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ b यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यार पहले वाले में क्या होगा बताओ, 3x1 प्लस 3x2 लेस देन और इज इक्वल्स टू 36, बिकॉज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 36 है ना। तो 3x1 प्लस 3x2 लेस देन और इज इक्वल टू 36। अच्छा, दूसरे वाले में क्या होगा, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन और इज इक्वल्स टू 50। फिर क्या होगा, 2x1 प्लस 6x2 लेस देन और इज इक्वल्स टू 60, है ना। दूसरी बात यह कि x1 और x2 कोई प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x1 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, x2 भी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारी कंडीशंस मीट करने में ये तो नहीं लग रहा क्योंकि इसमें इधर ग्रेटर देन है, ठीक है। और मुझे सी लग रहा है, सी में जो है वो सारी बातें पूरी हो रही हैं, ठीक है।
तो ये हमने 13 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं।